नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सारथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा सारथी इंस्टीट्यूट में चल रहे पेपर कोड सारथी टेस्ट सीरीज का पेपर कोड 10 है, जिसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो अपना पहला प्रश्न शुरू होता है। अब पहला प्रश्न है, एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो दोस्तों, एक ही आंदोलन की जब भी बात हो जाए तो अपना उत्तर रहेगा मोतीलाल जी तेजावत। इन्होंने एक ही आंदोलन प्रारंभ करा था। गोविंद गिरी ऑप्शन में, तो गोविंद गिरी वह इंसान थे जिन्होंने संप सभा की स्थापना करी और भगत आंदोलन भी प्रारंभ करा था। और राजस्थान में बिलों के उद्धारक की मैं बात करूंगा तो ये भी कौन थे? गोविंद गिरी थे। लास्ट में अपना ऑप्शन सी है विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह के पथिक की मैं बात करूं तो यह थे राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक। जब भी पूछ ले तो विजय सिंह राइट रहेगा। जय नारायण व्यास, इनको बोला जाता है राजस्थान में शेर ए राजस्थान के नाम से जाना जाता है। तो अपना एक आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो राइट कौन सा रहेगा? मोतीलाल तेजावत। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार करा था? तो तैयार करने वाले कौन थे? तैयार करने वाले भी थे मोतीलाल जी तेजावत। और इन्होंने तैयार कर कर ये 21 सूत्रीय मांग पत्र मेवाड़ नरेश फतेह सिंह को दिया था। किसको दिया था? फतेह सिंह को दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, मानगढ़ धाम की मैं बात करूं तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर है। और इसी को कहा जाता है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि 1500 से अधिक लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मैं करता हूँ अगला प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंध था? दोस्तों, बरड़ क्षेत्र की बात हो रही है। दोस्तों, बरड़ क्षेत्र की बात हो रही है। और बरड़ क्षेत्र की बात होते ही बरड़ क्षेत्र किधर पड़ता है? बूंदी में पड़ता है। अगला प्रश्न है, श्रीमती किशोरी देवी किशोरी देवी की बात हो रही है, किस आंदोलन से संबंधित रही है? किशोरी देवी थी शेखावाटी एरिया में। और शेखावाटी एरिया का मतलब है सीकर में। इसने जब महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था तो किशोरी देवी के नेतृत्व में लगभग 10,000 महिलाओं ने उग्र आंदोलन करा था। 1857 के विप्लव के समय राजपुताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, 1857 की बात हो रही है और 1857 के समय था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और मैं बात कर दूं प्रथम एजीजी, तो ये थे अब्राहम लॉकेट। प्रथम की बात करें तो प्रथम थे अब्राहम लॉकेट। अब्राहम लॉकेट ये तो थे फर्स्ट, लेकिन अपने 1857 की बात हो रही है और 1857 के समय कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो अपना आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? 1857 में जोधपुर में था तख्त सिंह। कौन था? तख्त सिंह। और पीए था मैकमोहन। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? दोस्तों, अजमेर में हुई थी, लेकिन कब हुई थी? 1832 के अंदर हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र एक तत्ववाद्य यंत्र है? 3 वाद्य यंत्र तो ऐसे जो तत्वाद्य यंत्र और एक वाद्य यंत्र से जो तत्वाद्य यंत्र नहीं है। दोस्तों, रावण हत्ता की मैं बात करूं तो रावण हत्ता भी क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता भी क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। कामायचा भी क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। जंत्र भी क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। लेकिन अलगोजा क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है। अलगोजा क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र, अर्थात फूंक से बजाए जाने वाला यह वाद्य यंत्र है। इसलिए अपना आंसर कौन सा राइट रहेगा? अपना आंसर रहेगा अलगोजा। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो अलगोजा है जो तत्वाद्य यंत्र नहीं है, यह सुशिर वाद्य यंत्र है। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना भूगोल से संबंधित। यह थीम, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्रम सही है। सही क्रम कौन सा है? बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी? क्या काली सिंध, जवाई, माही, पार्वती, लूणी, चंबल या काली सिंध व गंभीरी? दोस्तों, काली सिंध और गंभीरी 2 ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग हैं। अगला प्रश्न है, फल्गुबाई का संबंध किससे है? दोस्तों, फल्गुबाई किशनगढ़ अजमेर की पड़ती है। और फल्गुबाई का संबंध है चरी नृत्य से। किससे है? फल्गुबाई का संबंध किससे? चरी नृत्य। और चरी नृत्य किसे किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। गुजर जाति की महिलाएं होती है, ये सिर पर चरी रखकर, इनमें कपास के बीज रखकर और चरी नृत्य करती है। ठीक है। और चरी नृत्य का मैं वर्तमान कलाकार की बात करूं तो वर्तमान कलाकार है सुनीता। और 13 ताली नृत्य है ऑप्शन में। तो 13 ताली नृत्य क्या होता है? कामड़ जाति के महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के आराधना में किया जाता है 13 ताली नृत्य, 13 मंजीरे बांधकर। कालबेलिया नृत्य की मैं बात करूं तो कालबेलिया नृत्य है, कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। और गुलाबो, इसने कालबेलिया नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई थी। प्रसिद्ध कलाकार की बात करूं तो गुलाबो। दोस्तों, अगला प्रश्न है, साक्षरता की देवी कालीबाई का संबंध किससे? साक्षरता की देवी
कालीबाई का संबंध है रास्तापाल से। कहाँ से? रास्तापाल से। रास्तापाल कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। और यहाँ पर काले पत्थर से निर्मित कालीबाई की मूर्ति भी बनी हुई है। अगला प्रश्न है, मांगणियार व लंगा लोक कलाकारों को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये कौन सा है? अली बख्श है। अगला प्रश्न है, महोत्सव से संबंधित महोत्सव है, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है जैसलमेर। पहला ऑप्शन जैसलमेर देखते हैं अपन, अधिकतर स्टूडेंट जैसलमेर को क्लिक करते हैं, लेकिन ध्यान रहे जैसलमेर में तो मरु महोत्सव मनाया जाता है। जैसलमेर में तो कौन सा महोत्सव? मरु महोत्सव। ऊंट महोत्सव की बात करूं तो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर के अंदर। बाड़मेर की मैं बात करूं तो बाड़मेर में मनाया जाता है थार महोत्सव। और जोधपुर में ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अपना क्या आंसर रहेगा? अपना आंसर राइट रहेगा, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसलमेर में पटवों की हवेली, पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों पटवों की हवेली कहाँ पे स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था गुमानचंद बाफना ने। गुमानचंद बाफना ने। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति के समय कोटा का पीए कौन है? कोटा का पीए कौन है? पॉलिटिकल एजेंट कौन है? तो कोटा का पीए है बर्टन। और सावर की मैं बात करूं तो सावर उदयपुर का है, उदयपुर का पीए था। जेडी हॉल की बात करूं तो जेडी हॉल सिरोही का था। मैकमोसन की बात करूं तो मैकमोसन जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, तो 1857 के समय अपने कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट पूछा गया है? कोटा का पूछा गया है। कोटा में कौन था? बर्टन था। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से? कृपाल सिंह शेखावत की जब भी बात होती है तो ब्लू पोट्री से कृपाल सिंह शेखावत का। मीनाकारी की बात होती है तो कुदरत सिंह है इससे रिलेटेड। टेराकोटा की बात होती है तो मोहनलाल कुमार है। फट चित्रण की हो जाए जब भी बात तो जोशी परिवार शाहपुरा का है। ठीक है, तो कृपाल सिंह शेखावत की बात हुई है यहाँ पे, और कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोट्री से। अगले प्रश्न है, देवी देवताओं की 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पे स्थित है? मंडोर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, गौरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? सभी को पता है कि ऊंट का श्रृंगार है जो गौरबंद से किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो बीएसटीसी 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका जिसे पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है, ये कौन थी? अल्लाह जिलाबाई, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांड गायिका को पहचान दिलाई थी, इसलिए इनको पुरस्कार मिला। दोस्तों गौरीबाई का संबंध भी मांड गायिका से है। ठीक है, और अस्मिता काला, गुलाबो सपेरा, ये सब आ रहे हैं ना। गुलाबो सपेरो क्या? कालबेलिया नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने वाली अस्मिता काला है, जयपुर की है, जिन्होंने 111 मटके सिर पर रखकर बवाई नृत्य किया था। तो बवाई नृत्य से संबंधित कौन है? अस्मिता काला है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल कामड़ जाति की महिलाएं होती हैं। कामड़ जाति की महिलाएं होती हैं जो 13 ताली नृत्य करते हैं। और किनकी आराधना में किया जाता है? तो आराधना में किनके में किया जाता है? रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? दोस्तों विराटनगर की मैं बात करूं तो विराटनगर थी मत्स्य जनपद की राजधानी, और विराटनगर का नाम क्या है? बेराट था। चौहानों की देवी के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों चौहानों की देवी पूछा गया है शीतला माता, करणी माता, जोगण्या माता, शाकंभरी माता। तो चौहानों की कुल देवी के रूप में पूछा, चौहानों की जो लोक देवी के बारे में पूछा गया तो ये कौन सी है? शाकंभरी माता। ठीक है, शीतला माता की मैं बात करूँ तो इनका मंदिर है चाकसू जयपुर के अंदर, जिसका निर्माण माधव सिंह ने करवाया था। और इन्हें चेचक की देवी, लंपे की देवी या बच्चों की सुरक्षा का देवी के रूप में भी कहा जाता है। और इनका वाहन होता है वह गदा होता है, और पुजारी होता है कुम्हार जाति। ठीक है, करणी माता देशनोक के अंदर मंदिर बना हुआ है जहाँ चूहे रहते हैं, है ना, और सफ़ेद चूहे होते हैं, उनको काबा कहा जाता है। जोगण्या माता की मैं बात करूँ तो एक कंजरों की आराध्य देवी है जो जोगण्या माता है। ठीक है, और शाकंभरी माता सांबर के चौहानों की कुल देवी के रूप में से जाना जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंकी मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो मंकी मैन की जब भी बात हो जाए तो स्वांग से, और स्वांग का मतलब है जानकी लाल बांड, जिन्हें हाल ही में भी इनको पुरस्कृत भी किया गया था। कैलाश साकला की मैं बात करूँ तो यह है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। अशोक टाक की बात करूँ तो अशोक टाक है कैमल मैन ऑफ इंडिया। और विजय सिंह की मैं बात करूँ तो यह है किसान आंदोलन के जनक, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर की किस मीनार को सरगासुली कहा गया है? अर्थात सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? यह है इसरलाट, जहां से सवाई ईश्वरी सिंह ने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत संसद में राजस्थान के कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? दोस्तों 25 + 10 = 35 सदस्य चुने जाते हैं, 35 सदस्य चुने जाते हैं।
ठीक है। कन्यावध पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन थी? सबसे पहले कन्यावध पर रोक लगाया था कोटा ने। बूंदी की बात आए तो सती प्रथा पर रोक लगाने वाली कौन थी? बूंदी थी। और जयपुर की बात आ जाए तो जयपुर में मानव व्यापार पर सबसे पहले रोक लगाने वाली कौन सी थी? जयपुर रियासत थी। और जोधपुर की मैं बात करूँ तो बाल विवाह पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? जोधपुर थी। ठीक है। और डाकण प्रथा पर रोक लगाने वाली आ जाए तो डाकण प्रथा पर रोक लगाने वाली थी उदयपुर। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और बांध से रिलेटेड है, नारायण सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों नारायण सागर बांध बना हुआ है खारी नदी के ऊपर। खारी नदी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामेश्वर और सवाई माधोपुर में किन किन नदियों का संगम होता है? तो बनास खारी डाई में, बनास खारी डाई ये तो राजमहल के अंदर त्रिवेणी संगम बनाता है। बनास चंबल सीप, बिल्कुल। रामेश्वरम सवाई माधोपुर की बात करते हैं तो बनास चंबल सीप। मैंने एक ट्रिक भी बता रखी है, बना बना रामेश्वरम के बना क्या है? चर्ची है। बनास चंबल सीप, ये एक ट्रिक बता रखी है मैंने। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पठारों से संबंधित कि कौन सा पठार असुमलित है? कौन सा पठार राजस्थान में नहीं है? तो ऑप्शन है लसाड़े का पठार, बिल्कुल राजस्थान के अंदर है। सबसे उबड़ खाबड़ पठार लसाड़े का पठार है। उड़िया पठार भी है और बोराट पठार भी है राजस्थान में, लेकिन बघेलखंड का पठार है जो ऐसी कोई राजस्थान में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना है? तो देशांतर विस्तार कितना है? गुणोत्तर डिग्री 30 87 नहीं है। गुणोत्तर डिग्री 30 78 17 नहीं है। गुणोत्तर डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी राइट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते और ये जलवायु से संबंधित प्रश्न है कि कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? एडब्ल्यू तो हाडूती क्षेत्र है, ये भी नहीं है। BWHW ये पश्चिमी क्षेत्र है, बिल्कुल शुष्क एरिया है जहाँ। CWG अरावली प्रदेश वाला। और BSHW, बिल्कुल BSHW सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे बड़ा क्षेत्र पूछा गया है कोपेन के अनुसार BSHW। ठीक है, जहाँ STP प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। प्रताप के शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल को के रूप में किसे भेजा? दोस्तों अकबर बार बार भेज रहा है महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। ठीक है, तो अलग अलग आदमियों को भेजता है। सबसे पहले वो किसको भेजता है? जलाल खां को भेजता है। फिर ठीक है, इसमें लिख रहा है फिर उसके बाद में मान सिंह को भेजता है, फिर भगवान दास को भेजता है, फिर टोडरमल को भेजता है। लास्ट में अंतिम जो शिष्टमंडल है ये कौन सा है? टोडरमल। एक ट्रिक है, एक ट्रिक से याद रह जाता है इसको। ट्रिक का नाम था जमा बट्टो। क्या नाम था? जमा बट्टो, ये ट्रिक का नाम था। जस से मतलब जलाल खां, मा से मतलब मान सिंह, बस से मतलब भगवान दास और टो से मतलब टोडरमल। ये एक क्रम है, कभी क्रम भी पूछ ले तो आपसे। तो अंतिम शिष्टमंडल की बात हो जाए तो कौन सा था? टोडरमल था। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 101 नंबर का। ये महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई? तो इस सवाई राम सिंह के द्वारा करवाई गई। कहाँ करवाई गई? तो ये करवाई गई जयपुर के अंदर करवाई गई। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 3 तो सम्मिलित है और 1 असम्मिलित है। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मैंने एक ऑप्शन में अभी दिया भी है क्वेश्चन। ऊंट महोत्सव बीकानेर के मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। ठीक है। हाथी महोत्सव जोधपुर दे रखा है, क्योंकि हाथी महोत्सव मनाया जाता है जयपुर के अंदर। क्या कहाँ मनाया जाता है? जयपुर के अंदर मनाया जाता है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? अपना अपना राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सूची पृष्ठ को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर से चुनिए कि किसका संबंध किससे। बपंग पहला जो दे रखा है तो बपंग का संबंध है, बपंग का संबंध है जहर खां मेवाती से। सद्दिखा इसका संबंध है खड़ताल से। ठीक है। कर्णाबिल इसका संबंध है इससे। अलगोजा किधर गया? तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी, ऑप्शन बी। कौन सा राइट हो जाएगा अपना? ऑप्शन बी। ठीक है। डी का मतलब सद्दिखा, खड़ताल का संबंध किससे? सद्दिखा से। सद्दिखा से, तो ऑप्शन डी राइट बी है वो राइट हो जाएगा अपना। ठीक है। ए में 2, बपंग में 2 मतलब जहर खान है। फिर बी के अंदर नड़ के अंदर क्या है? 3 है। 3 में क्या है? कर्णाबील है, बिल्कुल राइट आंसर है। फिर सी में कितना है? अलगोजा में क्या है? 4 मतलब रामनाथ चौधरी। और डी में खड़ताल में क्या है? सद्दिखा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अपना। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह पूछा गया है दुर्ग से संबंधित कि किस दुर्ग को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों दुर्गों के नाम है, तो अपन ने पढ़ा था, एक ट्रिक पढ़ी थी, आम गाजर चीकू को शामिल किया गया है और किसी को शामिल नहीं किया गया। आम गाजर चीकू इनको शामिल किया गया है। आमेर, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ को। तो कौन सा ऑप्शन है? तारागढ़ राइट हो जाएगा। कौन से दुर्ग को शामिल नहीं किया गया? तारागढ़ को शामिल नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे कम सीमा
किससे लगती है? सबसे कम सीमा पूछी गई दोस्तों, पंजाब से लगती है, 89 किलोमीटर लगती है। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा पूछते तो एमपी की लगती 1600 किलोमीटर के लगती टोटल। और बात करूँ मैं अगला, निम्न में से मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है रावचंद्र सेन। जिसे प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, वैसे ही रावचंद्र सेन थे जिन्होंने अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से तलवार बंदाई क्या है? तलवार बंदाई क्या है? सेनापति को दिए जाने वाला पुरस्कार? नो। सेनापति को अस्त्र देना बिल्कुल गलत। उत्तराधिकारी शुल्क बिल्कुल सही। क्या था ये? उत्तराधिकारी शुल्क। उत्तराधिकारी शुल्क क्या है? तलवार बंदाई कर था, जब अधिकारी उत्तराधिकारी के। अब अगला प्रश्न है 108 नंबर पे, कौन सा सम्मिलित नहीं है? राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। सफेद सर मकराना को कहा जाता है, और उदयपुर को भी कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर दे रखा है, गलत है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार है जोधपुर। क्या है? जोधपुर। 100 द्वीपों का सर बांसवाड़ा, सही है। तो कौन सा राइट हो जाएगा आपने ऑप्शन? कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 3 सुमेलित नहीं है, जोधपुर होना चाहिए यहाँ पे। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित? दोस्तों विश्व के बारे में पूछा गया है, तो ये है उत्तर पूर्व में। किधर है? उत्तर पूर्व में। मैंने एक ट्रिक बताई थी तुम्हारे को, वीना, VINA, वायव्य, ईशान, नैऋत्य और आग्नेय। इस दिशा में तो कोई भी राजस्थान की स्थिति नहीं है। बाकी इधर है, इधर है, इधर भारत के संदर्भ में पूछ ले तो यहाँ है, विश्व के संबंध में पूछ ले तो यहाँ है, और एशिया के संबंध में पूछ ले तो इधर है। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न को बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। दोस्तों राजस्थान का वह जिला जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात करूं मैं अगर, तो यह बनाता है धौलपुर के साथ में। कौन सा है? धौलपुर के। एक मैंने ट्रिक बताई थी कि कौन कौन से जिलों के साथ में जो दो 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 मतलब एक जिला है जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये था, ट्रिक थी हड्डी दोबा। क्या थी ट्रिक? हड्डी दोबा। हड्डी दोबा, ये ट्रिक थी। ठीक है, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा, ये जो थे 4 जिले जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? आंसर हो जाएगा राइट डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालोतरा किस संभाग के अंदर आता है? दोस्तों बालोतरा किसके अंदर आएगा? तो बालोतरा आएगा अपने जोधपुर संभाग के अंदर। मैंने एक ट्रिक बताई थी, जोधाबा फलोदी जले। दोस्तों राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? बीएसटीसी में से प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। पिछली बार भी पूछा गया था कि राज्य खेल कौन सा है, और बास्केटबॉल राइट आंसर था। तो अब है कि राज्य पुष्प कौन सा है? राज्य पुष्प कमल, गुलाब, चलेबी, रोइडा। रोइडा क्या नाम था? रोइडा राज्य पुष्प था, रोइडा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व की, और ये प्रश्न अधिकतर लोग गलत करते हैं, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी? बहुत से हिमालय करते हैं, लेकिन प्राचीन पर्वतमाला की मैं बात करूँ तो कौन सा है? अरावली पर्वतमाला है, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, सबसे बूढ़ी प्राचीन पर्वतमाला। निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी की अपने को ट्रिक्स याद रहेगी, गुरु से दिल जरा। इस तरीके से गुरु शिखर है, शेर है, दिलवाड़ा है, जरगा है। तो कौन सा है अपने पास में? यहाँ पे दिलवाड़ा भी नहीं है, जरगा है, तो जरगा राइट रहेगी। जरगा राइट रहेगी। ठीक है, जरगा के बाद कुंभलगढ़, जरगा जरा, जरगा के बाद अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद नागपाड़। नागपाड़ कहाँ के अंदर है? मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी, मध्य अरावली की चोटी है, और मध्य अरावली का मतलब है अजमेर के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 115 नंबर का, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार कौन सा है? दक्षिण और पूर्वी पठार की मैं बात करूं तो दक्षिण पूर्वी पठार है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। राजस्थान की कामधेनु के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कामधेनु का मतलब है हमेशा बहने वाली नदी, और हमेशा बहने वाली नदी है चंबल नदी। बनास की मैं बात करूँ तो ये बरसाती नदी है, और केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल है। ठीक है, माही की मैं बात करूं तो वागड़ क्षेत्र में या कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। और गग्गर की मैं बात करूं तो उत्तरी राजस्थान में, जिससे सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी भी कहा जाता है, और आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी ये गग्गर नदी है। और गग्गर नदी पाकिस्तान में जाकर क्या कहलाती है? हकरा कहलाती है। पाकिस्तान में क्या कहलाती है? गग्गर नदी हकरा कहलाती है। और इसका जो बाहु क्षेत्र होता है ये नाली कहलाता है। बाहु क्षेत्र होता है, नाली कहलाता है। नाली के अंदर कौन सा फसल होती है? ये होती है बासमती चावल की फसल अधिकतर होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 117 नंबर से, 117 नंबर पे प्रश्न क्या कह रहा है?
प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में नहीं गिरती है। मतलब 3 नदियां हैं जो सांबर झील में सांबर झील में आकर गिरती है, लेकिन एक नदी नहीं गिरती है। दोस्तों रूपनगढ़ की मैं बात करूँ तो ये भी सांबर झील में गिरती है, खारे भी गिरती है। कांतली तो शेखावाटी की नदी है, कांतली नहीं गिरती है, मेंढा गिरती है। मेंथा या मेंढा दोनों एक नाम है, तो कौन सा राइट हो जाएगा, कांतली नदी। शेखावटी क्षेत्र की प्रमुख नदी की आ जाए तो प्रमुख नदी भी कौन सी है, कांतली नदी है। और कांतली नदी के पास में जो सभ्यता है वो कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता। कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता की मैं बात करूं तो ये ऐसी सभ्यता है जहाँ पे तांबा निकलता था, इसलिए इसे कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। क्या कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। तो अपना कौन सा सांबर झील में नहीं गिरने वाली कौन सी नदी है, कांतली नदी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गैप सागर झील कहाँ पर स्थित है। दोस्तों गैप सागर झील की जब भी बात आ जाए तो गैप सागर झील है डूंगरपुर में। अजमेर के जिले की बात हो तो अजमेर में पुष्कर झील है, आना सागर झील है। ठीक है, उदयपुर में सबसे अधिक झील है, जयपुर में भी झील है। ठीक है, अब बढ़ते हैं पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों पांचना बांध है करौली के अंदर स्थित। बूंद बूंद सिंचाई परियोजना अनिवार्य, एक ऐसी सिंचाई परियोजना जहां पे पानी की कमी को देखते हुए बिल्कुल खेतों में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति या ड्रिप सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया था। यह थी नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। ये याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा नहर परियोजना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शीतकालीन वर्षा होती है, शीत सर्दी ऋतु में जो वर्षा होती है ये किस पवने के कारण होती है, ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था। दोस्तों विजय स्तंभ की बात हो रही है, विजय स्तंभ की बात हो रही है तो विजय स्तंभ कहाँ वाले की बात हो रही है, चित्तौड़गढ़ के अंदर की विजय स्तंभ की बात हो रही है, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ में था जेता नापा पुंजा पोमा। कौन था, जेता नापा पुंजा पोमा। तो जेता आंसर राइट हो जाएगा। अब अपने हैं विजय स्तंभ। विजय स्तंभ क्या होता है कि किसी की विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया कोई किला, ठीक है, वही क्या कोई मीनार, ये क्या कहलाते, विजय स्तंभ कहलाते थे। तो पहला विजय स्तंभ आ जाए तो पहला पहला विजय स्तंभ आ जाए तो पहला तो था बयाना में, बयाना में। दूसरा विजय स्तंभ की बात पूछ ले तो दूसरा था मंडोर में। और तीसरा विजय स्तंभ है अपना, तीसरा विजय स्तंभ है चित्तौड़ में। ठीक है, राणा कुंभा ने बनाया था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है शुक्र तालाब कहाँ स्थित है। दोस्तों शुक्र तालाब की बात हो जाए नागौर में स्थित है। बनाया किसने था, अकबर ने बनवाया था। शुक्र तालाब किसने बनाया था, अकबर ने बनवाया था। पन्ना मीना का कुंड कहाँ पे स्थित है, पन्ना मीना का कुंड पूछ ले, पन्ना मीना की बावड़ी पूछ ले, ये कहाँ पे स्थित है, जयपुर में स्थित है। बूंदी की मैं बात करूँ तो सर्वाधिक बावड़िया बूंदी में, बूंदी में नागर सागर कुंड कहाँ पे स्थित है, बूंदी में स्थित है। और बहुत प्यारी बावड़ी है जिसको कहा जाता है रानी जी की बावड़ी, ये भी कहाँ पे स्थित है, बूंदी में स्थित है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पे स्थित है। मैंने बताया बहुत सी बार और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में कि ये ऐसे ऐसे इंसान हैं जिनकी छतरी राजस्थान में नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर है। जैसे मैं बात करूँ तो इनकी छतरी है सिप्रा नदी के किनारे, और सिप्रा नदी पड़ती है मध्य प्रदेश में। तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर सिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इसको क्या कहा जाता है, ऐसा क्यों पढ़ना पड़ा दुर्गादास राठौड़ को, इनको कहा जाता है मारवाड़ का यूलिसेस, यूलिसेस ऑफ मारवाड़, मारवाड़ का रक्षक, क्योंकि इन्होंने अजीत सिंह की रक्षा करी थी। दोस्तों अगला है दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है। दान चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों दानचंद चोपड़ा की स्थित हवेली की बात करूँ तो शेखावाटी में सुजानगढ़ के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कैला देवी से संबंधित कि करौली में कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, करौली में किस नदी के किनारे स्थित है। यह है कालीसील नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, कालीसील नदी के किनारे। हवा महल का वास्तुकार कौन था। दोस्तों हवा महल कहाँ पे स्थित है, पहले तो हवा महल कहाँ पे स्थित है, जयपुर में स्थित है। हवा महल जयपुर में स्थित है। इसका वास्तुकार था लालचंद उस्ता। कौन था, लालचंद उस्ता। हवा महल की बात करूँ तो हवा महल कितनी मंजिलें, 5 मंजिलें, 5 मंजिलें। पहली मंजिल का नाम पूछ लेते हैं कभी कभी, तो पहली मंजिल कौन सी है, शरद मंदिर, इसको ही प्रताप मंदिर भी कहा जाता है। और अंतिम मंदिर कौन सी है, वायु। ठीक है, हवा महल मतलब अंतिम जो है हवा महल। एक ट्रिक लिखवाया था मैंने, शराबी पौवा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बोहरा समाज का उर्स गलियाकोट कहाँ, किस नदी के किनारे। पहले तो गलियाकोट का पता होना चाहिए कहाँ पे लगता है, डूंगरपुर में लगता है। ठीक है, तो डूंगरपुर में कौन सी नदी है साहब, माई नदी है। चंबल तीनों नहीं है तो ये तीनों तो गलत हो जाएगी, माई नदी सही हो जाएगी।
कभी कभी दिशा से भी प्रश्न सही हो जाते हैं। चाकसू में शीतला माता, शीतला माता का मंदिर कहाँ पे थे? चाकसू में। इसका निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था। एक अपना अंतिम प्रश्न है आज का। अंतिम प्रश्न है, पाबूजी के फड़ गाते समय, पाबूजी के फड़ की बात करूँ तो सबसे छोटी फड़ पाबूजी की फड़, सबसे छोटी फड़ कौन सी है? पाबूजी की फड़ है। सबसे प्रसिद्ध फड़ कौन सी है? पाबूजी की फड़ है। इसके बाद में पाबूजी की फड़ गाते समय किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? मांदड़ का किया जाता है, अलगोजा किया किया जाता है, सतरा किया जाता है, किसका किया जाता है? तो पाबूजी के फड़ गाते समय जो वाद्य यंत्र उपयोग लिया जाता है यह है रावण हत्था। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं, दोस्तों ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बीएसटीसी 2024 में, कि कौन से में? बीएसटीसी 2024 में आपको 100%, 100% ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए पूरे जितने भी हम पेपर सॉल्यूशन करवाते हैं उन पेपर सॉल्यूशन को अवश्य देखें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। और अधिक जानकारी के लिए ज्वाइन करें शिक्षा सारथी इंस्टीट्यूट जजावर का, शिक्षा सारथी इंस्टीट्यूट जजावर। और नोट्स अगर आपको चाहिए कोचिंग्स के तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर है 8442008981। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और नोट्स प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राधे।